पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही विश्वास की डोर पर टिका होता है। अगर विश्वास किसी भी तरह से थोड़ा सा भी डगमगाने लग जाए तो होता है वहाँ पर बहुत बड़ा कांड। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी रहता है जब तक उसका बिजनेस अच्छा चलता रहता है। अचानक ही उसके बिजनेस में कुछ घाटा आ जाता है, जो उसकी जमा पूंजी है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है, जो जीने मरने की उसके साथ कस्में खाती है, उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है और उसके बाद उसके विश्वास का इस तरह से खून करती है, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है, पुलिस इस मामले का खुलासा करती है, तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग रह जाता है। हर कोई व्यक्ति तरह तरह के सवाल करने लगता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार में एक ज़िला पड़ता है बेगूसराय, इसी का एक थाना क्षेत्र है तेगरा थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है रानी देवल गांव। ये रानी देवल गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर काजल नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 31 साल होती है और 12 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। जिस लड़के से शादी होती है उसका नाम संदीप ठाकुर होता है, जो समस्तीपुर ज़िले का रहने वाला होता है। शादी के 2 साल बाद उन्हें एक लड़का हो जाता है जिसका नाम हंस रखा जाता है। बड़े ही हंसी खुशी से इनका परिवार चल रहा होता है। जो पति होता है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है। उसका बिजनेस बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। लेकिन कुछ समय ऐसे ही बीतता है, लगभग 8 साल का समय बीत जाता है और जो पति होता है उसका बिजनेस एकदम से ठप हो जाता है। अब पति के पास पैसा नहीं रहता, जो उसकी जमा पूंजी होती है उसे भी अपने बिजनेस को बचाने के लिए वो लगा देता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कामयाबी नहीं मिल पाती और उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है। घर पर वो बेकार होकर बैठ जाता है। अब कामकाज भी उसके पास नहीं रहता, कई बार तो उसके खाने के भी लाले हो जाते हैं। अब पत्नी एक निर्णय लेती है, अपने पति को छोड़कर अपने मायके में चली जाती है अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए। यहाँ पर जो पति होता है वो भी अपनी पत्नी को नहीं रोक पाता, क्योंकि उसके पास उनकी परवरिश के लिए पैसे नहीं होते। फिर बीच बीच में पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके मायके में चला जाया करता है। 25 नवंबर 2017 का वाक़या होता है, जब शाम को 6 बजे होते हैं, जब पति अपनी पत्नी के मायके में पहुंच जाता है और वहां जाकर पत्नी से कहता है कि मैं बाज़ार से कुछ सामान लेकर आता हूं, आप थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद वो वापस कभी लौटता ही नहीं। जो पत्नी होती है लगातार उसके मोबाइल पर फ़ोन करती है, लेकिन मोबाइल उसका लगातार ही स्विच ऑफ आता है। फिर पत्नी परेशान होकर रात के करीब 10 बजे जो इसका भाई होता है विनीत कुमार, इस औरत का देवर होता है, उसके पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे भाई संदीप तुम्हारे पास घर पहुंचे हैं? वो यहाँ से बाज़ार जाने के लिए कहकर गए थे, लेकिन अभी तक वापस ही नहीं लौटे। इस पर जो विनीत कुमार होता है वो कहता है कि भाभी वो तो मेरे पास नहीं पहुँचे। वो भी परेशान हो जाता है, वो भी बार बार अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। उसके बाद पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है और जैसे ही अगला दिन यानी कि 26 नवंबर आता है, 26 नवंबर की सुबह ही भाई जल्दी से ही अपनी बाइक निकालता है और अपने भाई की ससुराल पहुंच जाता है। वहां जाकर अपनी भाभी के पास पहुंचता है। भाभी से जैसे ही बातचीत करता है तो भाभी यही कहती है कि पता नहीं, वो हमसे तो यही कहकर गए थे कि मैं जल्द वापस आ जाऊँगा, लेकिन वापस आए ही नहीं। अब भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद भाई को खबर मिलती है एक बूढ़ी गंडक नदी है, उसके किनारे एक डेड बॉडी मिली है। अब तुरंत ही भाई वहां पर पहुंच जाता है और जब डेड बॉडी को देखता है तो दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरा भाई संदीप है। इधर अपनी भाभी को भी खबर दी जाती है, भाभी भी वहां पर पहुंच जाती है, वो भी दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसके बाद पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उससे पहले डेड बॉडी की तलाश की जाती है
है तो उसके गर्दन पर तेज़धार हथियार से कई बार वार किए होते हैं। वहाँ पर कुछ पूजा की सामग्री भी पड़ी होती है और एक पीले रंग का एक दुपट्टा भी वहाँ पर पड़ा होता है। पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है। पुलिस चारों तरफ से जांच पड़ताल में लगती है। जो भाई होता है विनीत कुमार, उससे भी पूछा जाता है, जो पत्नी होती है उससे भी पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। ये दोनों यही कहते हैं कि हमारे भाई, हमारे पति की तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसके साथ में इतने बड़े क्राइम को किसने अंजाम दे दिया। उसके बाद पुलिस लगातार अपनी कोशिशें करती है, लेकिन 3-4 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। उसके बाद पुलिस का एक खबरी पुलिस को आकर खबर देता है कि जो काजल होती है और इसके पति के बीच में काफ़ी दिन से अनबन चल रही होती है। लेकिन काजल तो पुलिस को बताती थी कि हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। फिर पुलिस को शक होने लगता है और पुलिस इंटरनल ही जांच करने लगती है। काजल के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है तो CDR से पता चलता है कि वो एक नंबर पर बहुत ही ज़्यादा बात किया करती है। 1.5 महीने के अंदर लगभग 1300 बार एक नंबर पर कॉल किया गया है। अब उस नंबर की जांच पड़ताल की जाती है तो नंबर लक्ष्मण कुमार पासवान का पाता है। जो लक्ष्मण कुमार पासवान होता है वो भी टेगरा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला होता है। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है। तुरंत ही लक्ष्मण के घर का रुख किया जाता है। वहाँ से लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लक्ष्मण साफ कह देता है कि इस सब में मेरा साथ देने वाली इसकी पत्नी काजल भी है। तुरंत ही काजल के घर का रुख करती है और काजल को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। वहाँ पर काजल जब लक्ष्मण को अपने सामने देखती है तो एकदम से काजल भी टूट जाती है और सारा कुछ वाक्य रटे रटाए तोते की तरह बताने लगती है। वो बताती है कि साहब, आज से 12 साल पहले हमारी शादी हो जाती है। शादी के बाद हम बड़े ही अच्छे से रहने लगते हैं। हमारा बेटा हो जाता है, हमारा बिजनेस भी काफ़ी अच्छों से चल रहा होता है, बहुत पैसे होते हैं। लेकिन जैसे ही 8 साल बीतते हैं हमारा बिजनेस ठप होना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो जमा पूंजी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। कोई भी पैसा हमारे पास नहीं रहता। मैं अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए इसे अपने गाँव, अपने मायके में लेकर आ जाती हूँ और वहाँ रहकर इसे प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला देती हूँ। उसके बाद ये पढ़ाई करने लगता है। मुझे लगता है कि क्यों ना इसका ट्यूशन लगा दिया जाए। वहीं पर एक टीचर होता है जिसका नाम लक्ष्मण होता है। उम्र 21 साल होती है। देखने में तो हल्का सांवला होता है लेकिन बेहद ही खूबसूरत होता है। उसे अपने घर पर इस बच्चे को ट्यूशन देने के लिए बुलाती हूँ। उसके बाद जैसे ये ट्यूशन देता है मैं पहली नज़र में ही उसे अपना दिल दे बैठती हूँ। लेकिन मुझे डर होता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे उसके पास बैठ जाया करती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है। एक दिन का वाक़या होता है जब लक्ष्मण इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछने लगता है तो लक्ष्मण को ये सारा वाक़या बताती है और कहती है कि मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, मैं अपने बच्चे की फ़ीस भी टाइम पर नहीं भर पाती, क्या मुझे आप कोई नौकरी दिलाओगे। उस पर लक्ष्मण इसे एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी दिला देता है। उसके बाद ये नौकरी करने लगती है और अच्छे से इनका समय गुजरने लगता है। फिर ये एक दूसरे के साथ बातचीत इनकी इस कदर बढ़ जाती है, एक दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और प्यार प्रसंग इनका इस तरह से बढ़ने लगता है। पत्नी अपने पति को भूलकर इस लड़के के ऊपर दीवानी हो जाती है और इसके साथ वही संबंध बनाने लगती है जो एक पति के साथ बनाती है। उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है, जो लड़का होता है हंस, वो भी 9 साल का हो जाता है। जब अपनी मम्मी को इस टीचर के साथ इस हालत में देखता है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। वो भी समझने लगता है कि कुछ ना कुछ गलत है। इस सब के बारे में वो अपने पापा को बता देता है। पापा ये पूरा मामला सुनकर तुरंत ही अपने गांव से अपनी ससुराल पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करने लगता है। फिर पत्नी किसी तरह से उसे समझाती बुझाती है कि ये तो बच्चा है, इसे कुछ भी नहीं पता, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, आपके सिवा हम किसी को प्यार करते ही नहीं। उसके बाद जो पति होता है उसको बहुत ही ज़्यादा शक हो जाता है और शक की वजह से वो वहीं पर रहने लगता है। अब जब पति वहाँ पर रहता है तो ये उस लड़के से नहीं मिल पाती। अब उसे ऐसा लगता है कि अब उससे कैसे मिला जाए। जो पीछे समय बीत जाता है उसी समय में काजल उस लड़के को मंदिर में ले जाकर उसके साथ में शादी भी कर लेती है। इस सब के बारे में किसी को पता नहीं होता। अब शादी करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती। फिर एक दिन का वाक़या होता है, उस लक्ष्मण के पास वो फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसे यही कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अगर तुम मेरे बगैर रह सकते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इस पर लक्ष्मण भी कह देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ,
लेकिन तुम्हारा पति बीच में आ जाता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुमसे मिलने आऊँ और वो रास्ते में मुझे पकड़ ना ले। हालांकि पति ने लक्ष्मण को कभी भी देखा नहीं था। उसके बाद पत्नी उससे कहती है कि क्यों ना मेरे पति को रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही जो पत्नी होती है काजल, वो अपने पति से कहती है कि एक बहुत ही पहुंचा हुआ पंडित है और वो पंडित जो हमारे बिजनेस ठप हुआ पड़ा है उसे आगे बढ़ा देगा और वहीं पर आपको 25,000 रुपये भी मिलेंगे। वो ऐसा पंडित है जिससे एक बार जो मिल लेता है उसके सारे कष्ट वो हर लेता है। इस पर पति भी तैयार हो जाता है उस पंडित से मिलने के लिए। 25 नवंबर 2017 को बाज़ार जाने लगता है। उससे पहले जो पत्नी होती है एक बाज़ार से चाकू खरीद कर लाती है और उसकी जो मोटरसाइकिल होती है उसकी डिग्गी के अंदर छुपा देती है। उसके बाद जैसे ही पति 25 नवंबर 2017 को मार्केट में जाता है और लक्ष्मण वहीं पर पंडित का भेष बनाकर पहले से ही बैठा होता है। लक्ष्मण जब उसको देखता है तो देखते ही उसके पास पहुंच जाता है और उससे सारी बातें करने लगता है। उसे सारा वाकया बताता है, जो उसके जीवन में बीता हुआ था वो सब कुछ उसे बता देता है। संदीप ठाकुर पूरे पिछले जीवन के बारे में पंडित से जानता है तो संदीप को भी लगने लगता है कि ये तो पंडित बहुत ही पहुंचा हुआ है, क्यों ना इससे पूजा भी कराई जाए, जो मेरी पत्नी कहती है। उसके बाद उस पंडित से पूजा कराने की तैयारी की जाती है। पंडित उससे कहता है कि आज ही पूजा करनी होगी। फिर मार्केट में ये दोनों एक ही बाइक पर बैठ कर जाते हैं और वहाँ से पूजा की सामग्री ले लेते हैं। उसके बाद ये दोनों नज़दीक बाइक पर बैठकर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर पूजा आरंभ कर दी जाती है। पूजा आरंभ होती है, काफ़ी देर तक पूजा चलती रहती है। उसके बाद जब पूजा समाप्त हो जाती है तो पंडित जी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं जिसका नाम संदीप ठाकुर होता है कि अब तुम्हें 15 मिनट के लिए मौन व्रत रखना होगा, भगवान को याद करना होगा, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। तुम्हें चाहे कितना भी कष्ट आ जाए तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आज तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण होने वाला है। उसके बाद 25,000 रुपये भी तुम्हें यहीं से मिल जाएंगे। अब संदीप ठाकुर इस तरह से उनके फ्रेम में आ चुका था, वो सारा कुछ मान लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इधर जो पंडित के भेष में लक्ष्मण होता है उसकी बाइक के पास जाता है और उसकी डिग्गी से चाकू निकालता है और पीछे से उसकी गर्दन पर लगातार वार कर देता है। लक्ष्मण संदीप ठाकुर की गर्दन पर वार करता है तो संदीप ठाकुर चीखने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। चीख कर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वहीं पर जो पूजा की सामग्री पड़ी होती है उसे वहीं पर छोड़कर, एक पीला कपड़ा भी वहीं पर पड़ा होता है उसे भी वहीं पर छोड़कर लक्ष्मण वहाँ से सीधा उसकी पत्नी काजल के पास पहुँच जाता है। जब लक्ष्मण को काजल देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर उसे अपने कमरे के अंदर ले जाती है और वहीं पर वो दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण अपने घर चला जाता है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला पुलिस सुन रही होती है तो एक बार पुलिस भी ये मामला सुनकर दंग हो जाती है। दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर उन दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। एक पत्नी की बेवफाई के कारण एक पत्नी अपने पति से इस कदर अलग हो जाती है, उसके कारण एक 9 साल का मासूम बच्चा रोड पर आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं?